क्विज नंबर 15 पादपों में पोषण पर आधारित है, यानी आपसे इस क्विज में पादप पोषण पर आधारित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वपोषित और परपोषित। अपना पोषण स्वयं प्राप्त करने वाले, यानी अपना पोषण का निर्माण स्वयं करने वाले, और परपोषित यानी अपना पोषण दूसरों से प्राप्त करने वाले। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगला प्रश्न है, वे जीव जो कार्बनिक पदार्थों को बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो परपोषित जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जो स्वपोषित जीव होते हैं वो तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, लेकिन परपोषित को जो जीव होते हैं उनके अंदर ये क्षमता नहीं पाई जाती है कि वो कार्बनिक पदार्थों को निर्माण स्वयं कर लें, तो वो बाह्य स्रोतों से प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह जीव जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं कहलाते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो स्वपोषित जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी, जैसे जो स्वपोषित जीव का उदाहरण लें तो पौधे हो सकते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी वो कैसे हैं? स्वपोषित है। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण मतलब वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह जीव जो अकार्बनिक पदार्थों को बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो स्वपोषित और परपोषित दोनों प्रकार के जीव हैं वो अकार्बनिक पदार्थों को बाह्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। जो स्वपोषित जीव हैं वो तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर क्षमता पाई जाती है, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता नहीं पाई जाती कि वो अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण भी स्वयं कर सके। तो जो स्वपोषित जीव होते हैं वो बाह्य स्रोतों से प्राप्त कर लेते हैं अकार्बनिक पदार्थों को, और परपोषित जीव तो होते ही हैं बाहर से प्राप्त करने वाले। तो इसका आंसर आएगा डी। 5वां क्वेश्चन है, सभी जीव वृद्धि या जीवन चक्र पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी पोषक, या फिर हम इसे पोषक पदार्थ भी कह सकते हैं। जो सभी जीव होते हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि या अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए पदार्थों को ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इस क्रिया को हम पोषण कहते हैं और उन पदार्थों को हम पोषक या पोषक पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में शर्करा, लिग्निन, जीव द्रव्य, अनेक कार्बनिक पदार्थों के भार को कहते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी पादप के अंदर जो शर्करा, लिग्निन, जीव द्रव्य और जो अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं उनके भार को हम शुष्क भार कहते हैं। शुष्क भार क्यों कहते हैं? क्योंकि पादप कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं यदि उनसे जल पृथक कर दिया जाए, यानी जो बचा हुआ शेष भार, यानी शर्करा, लिग्निन और जीव द्रव्य घटक और कार्बनिक पदार्थों का जो शेष भार कहलाता है वो शुष्क भार कहलाता है। अगला प्रश्न है, बालू संवर्धन प्रयोग में बालू को निर्जमीकृत किसके द्वारा करते हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो बालू संवर्धन प्रयोग में हम बालू को निर्जमीकृत करते हैं, यानी बालू के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें मारते हैं, उनका उन्मूलन करते हैं, तो वो हम HCl से करते हैं। यानी HCl को हम पहले बालू में धो लेते हैं और फिर बालू को सुखा देते हैं जिससे वो निर्जमीकृत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बालू संवर्धन प्रयोग में बालू के स्थान पर नहीं ले सकते हैं।
अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी दोमट नहीं ले सकते हैं। जो बालू संवर्धन प्रयोग है उसमें हम बालू लेते हैं, उसके स्थान पर हम वर्मीकुलाइट, कृत्रिम मृदा और प्लास्टिक ले सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला कौन है? वर्मीकुलाइट। वर्मीकुलाइट क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बालू से सस्ता होता है और इसमें अनेक अच्छे गुण होते हैं, ये हमने वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन बालू के स्थान पर हम दोमट मिट्टी नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स में पोषक घोल में किसकी कमी होती है? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी हाइड्रोपोनिक्स जो जल संवर्धन प्रयोग होता है जिसमें हम बिना बालू या मिट्टी का उपयोग किए ही हम पादप का संवर्धन कराते हैं, उस पोषक घोल में ऑक्सीजन की कमी होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के संवर्धन प्रयोग में मिट्टी प्रयुक्त नहीं होती है? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो जल संवर्धन प्रयोग होता है या हम इसे हाइड्रोपोनिक्स भी कह सकते हैं, इसमें मिट्टी प्रयुक्त नहीं होती है। पादप की जड़ें जो होती हैं वो सीधे ही जल में फैलती हैं और उस जल में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और हम ऑक्सीजन की नली लगाकर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो हम जल संवर्धन प्रयोग में क्या करते हैं, मिट्टी को प्रयुक्त नहीं करते हैं। और बाकी जो है जैसे बालू संवर्धन प्रयोग में हम बालू का उपयोग लेते हैं, वर्मीकुलोपोनिक्स में वर्मीकुलाइट का उपयोग करते हैं, पादप भस्म संश्लेषण में हम क्या करते हैं, पादप की भस्म बनाते हैं, यानी उसमें मिट्टी शेष रह जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी जल संवर्धन प्रयोग में हम मिट्टी उपयुक्त नहीं लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।